या तो इसे अंधविश्वास माना जाता है या फिर हमारे दिमाग का खेल। नमस्कार, मेरा नाम है शिरीष और मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा, जहां मैंने ऐसी कई भूतों की कहानियां सुनी, लेकिन मेरा उसी चीजों पर यकीन रहा जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। 5 साल पहले की बात है, जब मैं नौकरी की तलाश में मुंबई में आया था। मुझे एक नामचीन कंपनी में नौकरी मिली थी। मैं सचमुच बेहद खुश था। अब बस मुझे रहने के लिए अच्छी सी जगह की तलाश थी। शुरुआत के कुछ दिन मैंने बॉयज हॉस्टल में गुजारे, लेकिन वहां एक कमरे में 5 लोगों को रहना पड़ता और वो जगह ऑफिस से 1.5 घंटे की दूरी पर थी, इसीलिए रोज आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी। फिर एक दिन ऑफिस में मेरा दोस्त सचेत मेरे पास आया। अरे शिरीष, कैसा है तू? हाँ, अच्छा सुन, मैंने ऐसा सुना है कि तू रहने के लिए किसी घर की तलाश में है। हाँ भाई, तलाश तो है, लेकिन रेंट बजट में होना चाहिए और जगह ऑफिस से ज्यादा दूर ना हो। मैं भी रहने के लिए जगह ही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा सुन, हम दोनों के प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। बता क्या? देख, कुछ दिन पहले मैं एक अपार्टमेंट देखने गया था। मुझे तो पसंद आया, इसीलिए फिलहाल वही शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम चाहो तो हम दोनों साथ में अपार्टमेंट शेयर कर सकते हैं और वो जगह हमारे ऑफिस से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। तो क्या कहते हो पार्टनर? सचेत की बात मानकर मैं अगले ही दिन उस अपार्टमेंट को देखने चला गया। वो अपार्टमेंट 13वीं मंजिल पर था, इसीलिए हम लिफ्ट से जाने के लिए निकले। तभी मैंने देखा कि लिफ्ट में 13वीं मंजिल का बटन किसी ने निकाल दिया है, इसीलिए हमें 12वीं मंजिल से सीढ़ियां लेनी पड़ी। उस वक्त मुझे वो बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर मैंने वहां ध्यान नहीं दिया। अपार्टमेंट काफी शानदार था। मुझे वो अपार्टमेंट तो पसंद आया, पर उस वक्त एक सवाल मेरे जहन में था कि इतना बड़ा घर इतने कम रेंट में कैसे? हम दोनों अगले ही दिन वहां शिफ्ट हो गए। हमारी बालकनी से रोज सुबह का सूरज उगता हुआ दिखता और शाम का नजारा तो उससे भी सुहाना। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मैं यहाँ शांति से काम कर सकता था। दूध वाला और न्यूज़पेपर वाला भी 13वीं मंजिल पर न आकर हमारे लिए रोज अखबार और दूध की थैलियां 12वीं मंजिल पे ही रख कर चले जाते। वजह पूछता तो कहते कि ऊपर आते आते वो बेहद थक जाते हैं, पर वो इमारत पूरी 15 मंजिल की थी। अगर उन्हें 14वें और 15वें मंजिल पे जाना इतना आसान था, तो 13वें मंजिल पे वो क्यों नहीं आते थे? वहां पर हमारा पहला हफ्ता बहुत अच्छे से गुजरा। फिर उसके बाद मैं एक रात अपने कमरे में सुकून से सो रहा था। तभी एकाएक मैंने एक औरत के चीखने की आवाज सुनी और मेरी नींद खुल गई। मैंने उठकर जब अपने घड़ी में देखा तो रात के करीबन 1 बज रहे थे। जैसे ही मैं मेरे अपार्टमेंट से बाहर आया तो मैंने देखा कि वो आवाज सामने वाले अपार्टमेंट से आ रही थी और अंदर से एक मर्द की आवाज भी आ रही थी और उनकी बातों से ये लग रहा था कि उन दोनों में मारपीट हो रही है। मुझे ऐसे लगा कि मुझे जाकर उस औरत की मदद करनी चाहिए। तभी मुझे पीछे से सचिन ने आवाज लगाई। क्या हुआ? तुम इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? अरे देखो तो, इस अपार्टमेंट से कितनी आवाज आ रही है। ऐसा लगता है वो आदमी वो उस औरत को मार रहा है। हमें जाकर उसे रोकना चाहिए। अरे पागल हो क्या? कौन सी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। और किसकी मदद करोगे? इस अपार्टमेंट में तो ताला लगा हुआ है, तो हम अंदर जाकर भी किसे बचाएंगे? ये ताला? जब मैं यहाँ पर आया था तब तो ये ताला नहीं था। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे भूल गए क्या? इस फ्लोर पर हमारे अलावा कोई नहीं रहता। ये सब जरूर तुम्हारे सपने में हुआ होगा। छोड़ो, चलो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। मैं पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैंने वो आवाज हकीकत में सुनी हुई है। अगली रात ठीक उसी वक्त उस औरत के चीखों से मेरी नींद फिर से खुल गई। पर इस बार मुझे मेरे दोस्त को अपनी बातों पर यकीन करवाना था, इसीलिए मैंने उसे जगाया और इस बार वो भी उस औरत की चीखें सुनकर हैरान हो गया। सच में
तुम तो सही कह रहे थे, हमें उस औरत की मदद करनी चाहिए। ये कहकर हम दोनों भी बाहर आए, पर हमारे बाहर आते ही सारी चीखें बंद हो गई। पर इस बार उस अपार्टमेंट के दरवाजे पर ताला नहीं था और वो दरवाजा भी खुला हुआ था। सचित और मैं हम दोनों भी हैरान थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता। हम जब अंदर गए तब घर के अंदर कोई नहीं था। घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। हम धीरे धीरे किचन की ओर बढ़े और हमने वहाँ एक खौफनाक नजारा देखा। किचन की दीवारों पर, स्पर्श पर और हर जगह खून ही खून था। वही जमीन पर एक बड़ा सा चॉपर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। ये सब देखकर हम दोनों वहां से भागने ही वाले थे, तभी एकाएक फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस फ्रिज की ओर बढ़ते गया। उस फ्रिज के अंदर एक औरत की लाश थी। वो लाश ठंड में जमकर बर्फ की तरह सख्त हो गई थी। उसे देखकर कोई भी ये कह पाता कि इस औरत की मौत अभी नहीं, बहुत दिनों से हुई है। मैं और सचित हम दोनों भागकर अपार्टमेंट से बाहर आए और सबसे पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी को फोन किया। मुझे लगा वो इस मामले की जांच जरूर करेंगे, पर उन्होंने हमसे कहा कि हम वहां आने से पहले हम पुलिस को फोन ना करें। जब वो आए तब उन्होंने जो कहा वो सुनकर हम चौंक गए। तुम दोनों किसे पूछकर अंदर गए थे? आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है कि इस अपार्टमेंट में औरत की लाश पड़ी हुई है। हमें जल्द से जल्द पुलिस को फोन कर यहाँ बुलाना चाहिए। देखो, तुम दोनों को वहम हुआ होगा। इस अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता, ना ही वहां किसी की लाश है। मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सेक्रेटरी को हमारी कोई भी बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था, बल्कि हम दोनों ने अपनी आंखों से उस लाश को देखा था, वो भी उस अपार्टमेंट में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप उस अपार्टमेंट में हमारे साथ चलिए, और फिर वो राजी हो गए। पर वहां जाते ही हमने देखा कि उस अपार्टमेंट के दरवाजे पर फिर से ताला लगा हुआ है। क्या कहा था तुम लोगों ने? अंदर गए थे, पर कैसे? यहाँ तो ताला लगा हुआ है और तुम दोनों ने अंदर लाश देखी। चलो देखते हैं कहाँ पे है वो लाश। उन्होंने उस अपार्टमेंट का ताला खोला और हम दोनों अंदर गए। अंदर जाते ही हमने देखा कि पूरा अपार्टमेंट खाली था। वहां तो कोई सामान भी नहीं था। मेरा दोस्त हड़बड़ाते हुए किचन की तरफ दौड़ा। अंदर किचन में भी कोई खून नहीं था और ना ही कोई फ्रिज जिसमें हमने उस लाश को देखा था। दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर एक वक्त पर हम दोनों को एक ही वहम कैसे हो सकता है। तो दिखाइए, कहाँ पे है वो लाश? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। हमारे पास उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। इतने कम वक्त पर वहां पर कोई खून करता है और हमारे जाते ही सारा सामान वहां से गायब कर देता है। ये तो नामुमकिन था। हम दोनों चुपचाप अपने अपार्टमेंट में आकर सो गए। नींद तो दोनों को नहीं आ रही थी। मैं हर रोज की तरह अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहा था। तभी किसी ने टेबल के नीचे से मेरा पैर खींचा और मैं एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। वो क्या था? मैं हिम्मत जुटाकर नीचे देखने के लिए झुका, ये देखने के लिए कि आखिर किस चीज ने मेरा पैर खींचा, पर वहां तो कोई नहीं था। मैंने चैन की सांस ली और खुद ही से कहा कि शायद मुझे वहम हुआ होगा। और जब मैं ऊपर उठकर देखने लगा तब मैंने देखा कि उस औरत का भूत मेरे डेस्क पर बैठा हुआ था। उसकी वो खौफनाक लाल आंखें और उसके डरावने दांत, मैं उसे देखकर कितना डरा हुआ था। मुंह से चीखने के लिए आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी सचेत ने मुझे पीछे से आवाज दी, डिनर रेडी है। मैंने डरते हुए ही उस डेस्क की ओर इशारा किया। तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ भी तो नहीं है वहां। मैंने पलट कर देखा तो वो औरत वहां से गायब हो गई थी। मैंने सचेत को सारी बातें बताई तो उसने कहा, मुझे लगता है कि इस अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, शायद इसीलिए हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता।
हम दोनों ने जल्द से जल्द कहीं शिफ्ट होने का डिसीजन ले लिया। पर मुझे क्या पता था कि यहाँ से हम दोनों नहीं, बल्कि हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बाहर जाएगा। अगले ही दिन सचित ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। हमेशा की तरह वो किचन में अपने लिए चाय बना रहा था। तभी सचेत को किचन से किसी की आवाज आई। वो उसमें झांक कर देखने लगा। सचित दर्द में कराहते हुए जमीन पर गिर गया। दोबारा उठकर वहां से भागना चाहता था, पर उससे पहले ही जब मैं घर आया तब मैंने देखा कि किचन पर और घर पर सब जगह खून के छींटे पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा खून फ्रिज के दरवाजे के पास था। मुझे उस फ्रिज को खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसमें सचेत। मैं ना चाहते हुए भी उस फ्रिज को खोला। वही देखा जो उस वक्त सोच रहा था। सचेत की लाश बर्फ में जमी हुई थी, बिल्कुल वो उस औरत की तरह दिख रही थी। मैं उस वक्त खौफ और गुस्सा दोनों महसूस कर रहा था, लेकिन अपनी दोस्त की लाश देखते हुए मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं बिना वक्त गवाए पुलिस को फोन किया, क्योंकि मुझे हमारे सेक्रेटरी से मदद की कोई भी उम्मीद नहीं थी। पुलिस आई और उन्होंने पूछताछ शुरू की। पूरी बिल्डिंग में यह खबर फैल गई कि 13वीं फ्लोर पर किसी का खून हुआ है। हमारी अपार्टमेंट के बाहर ही एक कोने में खड़ा होकर चुपचाप ये सब देख रहा था। तभी हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी मेरे पास आए। मुझे माफ कर दो बेटा, सब मेरी गलती है। मुझे तुम लोगों को इस फ्लोर की सच्चाई के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। 6 साल पहले इसी सामने वाले अपार्टमेंट में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच में रोज झगड़े होने लगे। उस औरत का पति उसके साथ हर रोज मार पीट करता। अड़ोस पड़ोस में सब उसकी चीखें सुनते, लेकिन ये उनके घर का मामला था, इसीलिए किसी ने दखल देना जरूरी नहीं समझा। और एक रात न जाने क्या हुआ, उस औरत के पति ने उसे जान से मार दिया और उसकी लाश को अपने ही घर के फ्रिज में रख दिया। वो धीरे धीरे पूरी तरह से पागल होने लगा। न बाहर आता, न किसी से बात करता, और एक दिन इसी अपार्टमेंट में उसने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। तब जाकर हम लोगों को उसकी बीवी की मौत के बारे में पता चला। उसने उसे क्यों मारा, उनके बीच क्या हुआ, ये राज उन्हीं के साथ हमेशा के लिए चला गया। तब से इस फ्लोर पे अजीब सी घटनाएं होने लगी। जो भी यहाँ रहने आया, उन सब ने उस औरत की चीखें सुनी और वही देखा जो उस रात तुम दोनों ने देखा था। इसीलिए ना यहाँ कोई रहता है और ना यहाँ कोई आता है। उनकी बातें सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। सारी सच्चाई जानते हुए भी उन्होंने हमें उस फ्लोर पे अपार्टमेंट तो दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन अब ये सोचकर क्या फायदा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अफसोस के। मैंने उसी रात को अपार्टमेंट खाली कर दिया और दोबारा हॉस्टल में रहने चला गया। उस हादसे के बाद मेरा कहीं घर खरीदने का मन ही नहीं किया। हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि क्या पता शायद वहां पर भी कोई राज छुपा हो जो इस बार मेरी जान ले।